शुरुआत एक सवाल से करते हैं। कल्पना कीजिए एक आईने की जो आपका चेहरा नहीं बल्कि वो लम्हा दिखाए जिसने आपको तोड़ दिया था। एक ऐसा आईना जो आपकी परछाई नहीं बल्कि आपके सबसे गहरे अनकहे सदमे को कैद किए हुए है। हाँ, आज हमारे पास अभिषेक नाम के कलाकार की पेंटिंग पर लिखे कुछ अंश हैं और ये कोई मतलब आर्ट क्रिटिक की समीक्षा जैसा नहीं है। नहीं, ये बहुत ही निजी महसूस होता है, लगभग एक डायरी की तरह है। बिल्कुल। और इन सूत्रों की सबसे खास बात यह है कि ये पेंटिंग किसी दीवार को सजाने के लिए नहीं बल्कि कुछ ऐसा याद रखने के लिए बनाई गई थी जो कभी कहा नहीं गया। और यही वो धागा है जिसे पकड़कर हमें इस पूरी कहानी को समझना है, जो कभी कहा नहीं गया। इन लेखों का जो मूल विचार है वो एक ऐसी घटना के इर्द गिर्द घूमता है जिसे, और ये लाइन बहुत शक्तिशाली है, कौन सी? किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं देखा, लेकिन शरीर कभी नहीं भूला। ओह हाँ। आज की हमारी चर्चा इसी बात पर होगी कि कैसे एक साधारण आईना सिर्फ एक वस्तु न रहकर एक ऐसी सच्चाई को कैद करने और जाहिर करने का जरिया बन जाता है जिसे दुनिया के सामने लाया ही नहीं जा सकता। चलिए इन परतों को खोलते हैं। मुझे जो बात सबसे पहले चौंकाती है वो आईने का ही जिक्र है। ये कोई मामूली आईना नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। सूत्र कहते हैं कि आईने में दिखने वाला अक्स सिर्फ एक परछाई नहीं है। और फिर एक बहुत ही मतलब अजीब सी बात लिखी है। वे कहते हैं कि परछाइयां आपको छू नहीं सकती, ये वाली कोशिश करती है। वाह! ये पढ़ते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। एक परछाई जो बेजान होती है वो छूने की कोशिश कैसे कर सकती है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली छवि है। आमतौर पर हम परछाई को निष्क्रिय मानते हैं, है ना? एक ऐसी चीज जिसका अपना कोई वजूद नहीं, वो बस रोशनी का खेल है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ परछाई में एक इरादा है, एक मंशा है। वो सिर्फ मौजूद नहीं है बल्कि सक्रिय है। वो उस दुनिया तक पहुंचना चाहती है, उस इंसान को छूना चाहती है जो आईने के बाहर है। तो ये असल में उस दबी हुई याद का प्रतीक है। हाँ, उस सदमे का जो अब और चुप नहीं रहना चाहता, वो बाहर आना चाहता है। शायद इसीलिए वो किरदार हर रात अपनी आंखें बंद करके आईने के सामने खड़ा होता है। ये एक तरह की रस्म है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि ये सामना करने की रस्म है या खुद को बचाने की। यही तो सवाल है, क्योंकि सूत्र कहते हैं जिस पल वो उन्हें खोलती है, अतीत भी खुल जाता है। मतलब वो दरवाजा जानबूझकर नहीं खोल रही, नहीं, आंखें खोलते ही दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। बिल्कुल, ये एक अनैच्छिक क्रिया है, रिफ्लेक्स। यहाँ आईना अवचेतन मन का एक पोर्टल बन जाता है। ये वो एकमात्र जगह है जहां सच्चाई को मौजूद रहने की इजाजत थी। इसका गहरा मतलब ये है कि असल दुनिया में दिन की रोशनी में उस सच्चाई को दबा दिया गया है, उसे कोई जगह ही नहीं दी गई। तो हर रात जब दुनिया सो जाती है वो उस आईने के सामने जाकर उस सच्चाई का सामना करती है जिसे वो दिन में स्वीकार नहीं कर सकती। ये एक तरह का गुप्त सामना। लेकिन ये लाइन कि सच्चाई को मौजूद रहने की इजाजत थी, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि असल दुनिया में उस सच के लिए कोई जगह ही नहीं थी, उसे एक अलग ही आयाम में एक आईने के पीछे रखना पड़ा। और यहीं पर वो गहरा विरोधाभास है। आईना उस सच के लिए एक जेल भी है क्योंकि वो सच्चाई उसमें कैद है। हाँ। लेकिन साथ ही वो उस सच को देखने का एक मात्र जरिया भी है। वो एक ही समय में कैद खाना भी है और एक पवित्र स्थान भी। वाह, ये दिखाता है कि जब हम किसी गहरे सदमे से गुजरते हैं तो सच हमारे लिए कितना जटिल बन जाता है। हम उसे देखना भी चाहते हैं और उसे भागना भी। आपने विरोधाभास की बात की और मुझे लगता है कि ये हमें सीधे पेंटिंग के दो किरदारों तक ले जाता है। एक किरदार जो बाहर है और एक जो आईने में कैद है। हाँ, ये विभाजन बहुत कुछ कहता है। बाहर वाला रूप ठंडा, नियंत्रित, सतर्क बताया गया है, लेकिन उसकी आंखें बंद हैं। और क्यों? सूत्र बताते हैं, अगर वो बहुत देर तक देखती है तो परछाई वापस देखने लगती है। इस डर का मतलब क्या हो सकता है? ये ट्रॉमा के बाद का एक क्लासिक मनोवैज्ञानिक कवच है। ये जो ठंडा और नियंत्रित व्यवहार है, ये असल में भावनाओं के एक ज्वालामुखी को रोकने की कोशिश है। बिल्कुल, आंखें बंद रखना असल में यादों से, उस सच्चाई से बचने का एक तरीका है। वो परछाई से नजरें मिलाने से डरती है, क्योंकि नजरें मिलाने का मतलब है उस दर्द को स्वीकार करना, उसे फिर से महसूस करना। हाँ, और वो परछाई जो वापस देखती है, वो असल में उसका अपना ही वो घायल हिस्सा है जिसे वो देखना नहीं चाहती। मतलब वो जो बाहर का ठंडापन है, वो असल में ताकत नहीं बल्कि डर का नतीजा है। वो खुद के ही एक हिस्से से डर रही है। सही बात है। और आईने के अंदर का किरदार वो इसके ठीक उलट है।
सूत्र बताते हैं कि फ्रेम के अंदर लड़की हथेलियों को शीशे पर दबाती है, धीरे से नहीं, बेताबी से। वो बाहर निकलना चाहती है। हाँ, वो उस लम्हे में हमेशा के लिए फंसी हुई है जब चीखों से ज्यादा खामोशी महसूस होती थी। ये इंसान के अपने ही अंदर दो हिस्सों में बंट जाने का एक दर्दनाक चित्रण है। बाहर का नियंत्रित रूप वो हिस्सा है जो दुनिया के सामने जीने की, सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा है। और अंदर का? आईने के अंदर का बेबस रूप, उस व्यक्तित्व का वो कच्चा, अनसुलझा और घायल हिस्सा है जिसे स्वीकार नहीं किया गया है। वो आज भी उसी भयानक पल में जमा हुआ है, फ्रोजन इन टाइम। एक हिस्सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और दूसरा हिस्सा अतीत में कैद है, और वो कैद खत्म नहीं हो रही। और वो पल, उस पल में चीखों से ज्यादा खामोशी महसूस होती थी। ये लाइन मुझे बहुत परेशान कर रही है। चीख में तो फिर भी एक आवाज होती है, एक रिहाई होती है, लेकिन ये कैसी खामोशी है जो चीख से भी ज्यादा महसूस होती है। आमतौर पर हम खामोशी को खालीपन से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ खामोशी का मतलब है अनकहा दर्द, जाहिर न की जा सकी पीड़ा। ये वो खामोशी है जो तब पैदा होती है जब आप इतने डरे हुए या बेबस होते हैं कि आपकी आवाज ही हलक में अटक जाती है। घुटन वाली खामोशी। बिल्कुल, जैसा कि एक और सूत्र कहता है, जब अस्तित्व बचाने का मतलब स्थिर रहना था। ये स्थिरता शांति नहीं थी, बल्कि एक मजबूरी थी, एक ऐसी स्थिरता जहां हिरना भी खतरनाक हो सकता था। इसी ट्रॉमा रिस्पॉन्स में फ्रीज या जम जाना कहते हैं ना? हाँ, वही। और इसी खामोशी के साथ अंधेरे का जिक्र आता है। मुझे ये लाइन बहुत अजीब और शक्तिशाली लगी। उनके चारों ओर का अंधेरा रोशनी की कमी नहीं है, ये सुरक्षा है। हम तो अंधेरे को हमेशा खतरे से जोड़ते हैं, डर से जोड़ते हैं। ये सुरक्षा कैसे हो सकता है? हाँ, क्योंकि हमारी सारी कहानियों में अंधेरा, डर, अनिश्चितता और बुराई का प्रतीक होता है, लेकिन यहाँ उसे एक बिल्कुल नए नजरिए से पेश किया गया है। ये अंधेरा सुरक्षा इसलिए है, जैसा कि सूत्र आगे बताते हैं, क्योंकि कुछ यादें मिटती नहीं हैं, वे इंतजार करती हैं। वे इंतजार करती हैं? हाँ, ये अंधेरा उन यादों के लिए एक सुरक्षित जगह है, एक तिजोरी है। ये यादें इतनी ज्यादा दर्दनाक हैं कि उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी की रोशनी में नहीं रखा जा सकता। अगर वो बाहर आ जाएं तो शायद जीने की हिम्मत ही खत्म हो जाए। सही कहा। इसलिए उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए जहां वे मौजूद रह सकें, बिना दिन की दुनिया को तबाह किए। तो ये अंधेरा कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि उन यादों के लिए एक तरह का अभयारण्य बन जाता है। एक अभयारण्य। ये बहुत गहरा विचार है। तो खामोशी वो अनकहा दर्द है और अंधेरा उस दर्द को सहेजने वाली जगह। हाँ, लेकिन क्या ये सुरक्षा एक जाल भी बन सकती है? एक ऐसी जगह जहां आप हमेशा के लिए छिप जाएं और कभी बाहर ना निकले? ये बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। ये एक अभयारण्य है, लेकिन हर अभयारण्य एक पिंजरा भी बन सकता है अगर आप दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर लें। अच्छा। ये अंधेरा बिखरने से बचाने के लिए एक जरूरी सुरक्षा दे सकता है, लेकिन अगर इंसान हमेशा उसी अंधेरे में रहने लगे तो वो रोशनी में वापस जीना कभी नहीं सीख पाएगा। तो ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। हाँ, यादों को सहेजने और यादों में कैद हो जाने के बीच। और ये हमें उन लेखों के अंतिम अवलोकन पर ले आता है जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। कहा गया है, आईना अब उसका चेहरा नहीं दिखाता, वो दिखाता है जो उसने दफनाया था। समय के साथ आईने का मकसद ही बदल गया है। हाँ, वो अब पहचान का जरिया नहीं रहा, बल्कि एक कब्रगाह का दरवाजा बन गया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि उसकी अपनी पहचान ही उस सदमे के नीचे दब गई है। हाँ, या यूं कहें कि उस दफनाई हुई सच्चाई ने उसकी पहचान पर कब्जा कर लिया है। कम से कम उस आईने के लिए। वो चेहरा जो उसकी वर्तमान पहचान है, अब आईने के लिए मायने नहीं रखता। आईने के लिए सिर्फ वो मायने रखता है जो उसके पीछे, उस अंधेरे में दफन है। बिल्कुल। उसका वजूद उस दफनाई हुई सच्चाई से इतना ज्यादा जुड़ गया है कि आईना अब कुछ और दिखा ही नहीं सकता। वो अब सिर्फ अतीत का संग्रहालय बन गया है। और फिर वो आखिरी रहस्यमय लाइन आती है, और हर बार जब वो वहां खड़ी होती है तो वो बिना शब्दों के वही सवाल पूछता है। एक आईना सवाल पूछ रहा है बिना शब्दों के। ये कैसे मुमकिन है? आपके ख्याल से ये क्या सवाल हो सकता है? देखिए, इन लेखों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो हमें जवाब नहीं देते, सिर्फ सोचने पर मजबूर करते हैं। लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं, ये उस गायल हिस्से की आवाज है जो आईने के पीछे से पूछ रही है। ये सवाल शायद पहचान का हो सकता है, हम दोनों में से असली कौन है? अच्छा। या ये रिहाई का सवाल हो सकता है, मुझे यहाँ से कब बाहर निकालोगी? या फिर ये सामना करने का सवाल हो सकता है, क्या तुम आखिरकार मुझे पूरी तरह देखने के लिए
मेरी कहानी सुनने के लिए तैयार हो? वाह, मतलब ये सवाल हर रात पूछा जाता है और शायद हर रात इसका कोई जवाब नहीं होता। हाँ, ये एक कभी ना खत्म होने वाला संवाद है जो खामोशी में होता है। ये उस घायल हिस्से की पुकार है जो चाहता है कि उसे सुना जाए, उसे स्वीकार किया जाए। बिल्कुल। और जवाब ना मिलना इस बात का प्रतीक है कि ये एक अंतहीन संघर्ष है। ये भूलने और याद रखने के बीच के उस तनाव को दर्शाता है जो शायद कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। ये पेंटिंग और ये लेख किसी समाधान की कहानी नहीं है। नहीं, बल्कि एक जारी प्रक्रिया, एक चलते रहने वाले सफर की कहानी है। तो कुल मिलाकर इसका क्या मतलब है? इन अंशों ने हमें दिखाया कि कैसे कला एक गहरे, अनकहे सदमे के असर को दर्शा सकती है। ये सिर्फ एक दुखद घटना के बारे में नहीं है। नहीं, ये उसके बाद जिंदगी कैसे हमेशा के लिए बदल जाती है उसके बारे में है। हाँ, कैसे एक इंसान अपने ही भीतर दो हिस्सों में बँट जाता है, एक जो दुनिया का सामना करता है और दूसरा जो एक आईने के पीछे अंधेरे में कैद होकर सही वक्त का इंतजार करता है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही मार्मिक और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ जाती है, जो सीधे सूत्रों से ही आता है। ये उन सभी के लिए है जो कभी ना कभी अपने अतीत के किसी हिस्से को अंधेरे में छुपाकर जीने की कोशिश करते हैं। और वो सवाल है, अगर आपका वो रूप जो कभी ठीक नहीं हुआ एक शीशे के पीछे फंसा होता, तो आपको क्या लगता है, बाहर निकलने का रास्ता खोजने से पहले वो कितने समय तक इंतजार करता?